हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि पीपीएस में यूनिट नंबर 2 वन शॉट। ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे अपना तो यूनिट 2 के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सब यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है। कोई भी टॉपिक मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ डेफिनेटली। टॉपिक कौन कौन से हैं हमारे पास? एक्सप्रेशंस, टाइप कन्वर्जन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं होने वाली है प्रीवियस वीडियो की तरह। ठीक है। यूनिट 1 वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 3 थोड़ी सी लेंदी है तो उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। ठीक है। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूनिट 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ठीक है, ये कम टाइम फ्रेम में कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशंस के साथ। सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है हम ये देखते हैं। These are the statements that include numbers, variables and at least one operator that evaluate to a specific value। मतलब कि एक्सप्रेशन ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और एटलीस्ट एक ऑपरेटर होता है जो किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंचा रहा हो, मतलब कि एक प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं? अब आप टाइप्स जब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेशंस एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन सबसे पहला टाइप है हमारा। ओनली कांस्टेंट आर इन्वॉल्व हेयर। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। या फिर 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है। एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इन्वॉल्व्स एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हमने अभी देखा था प्रीवियस वीडियो में, कौन कौन से थे हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेटर अगर इन्वॉल्व है तो वो हमारा एरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू 5 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है। तो हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं और फिर उस वैल्यू को हम एक्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन, इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे स्टेटमेंट जिनमें हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ए इज लेस देन बी। ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ये कि ए जो है वो हमारा बी से छोटी वैल्यू हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिखते हैं। ठीक है। जहां पे भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा होगा, ये कंपैरिजन किया जा रहा होगा, वो हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन, इन्वॉल्व्स लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? एंड और नॉट। ठीक है। ये तीन बेसिकली हमारे मेन लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, बाकी तो एक्सॉर वगैरह भी हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन 5 एंड बी ग्रेटर देन बी लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ क्या हो? वैलिड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस केस में कुछ भी यहाँ पे एल्स में ब्लॉक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे? ये डबल एंड जो है, अगर यहाँ पे डबल एंड लगा हुआ है, अगर ये एंड ना लगा होता, ठीक है, सिर्फ ये लिखा होता ए ग्रेटर देन 5, तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन में आता। बट यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर इन्वॉल्व है। ठीक है। आप इसको रिलेशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे दो कंपेरिजन भी किए गए हैं। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा सा कि क्या होते हैं एक्सप्रेशंस और किस तरीके से एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की, कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इट इज यूज्ड टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल आपका INT यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में और आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा टाइप कन्वर्जन काम करता है। किसी एक वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर विदाउट द प्रोग्रामर्स एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इम्प्लिसिट जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, जो एक्सप्लिसिट होता है वो प्रोग्रामर को कोड करना पड़ता है। ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है हमारा वो किसी भी वेरिएबल के टाइप को जब कन्वर्ट करेगा तो वो हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। INT A इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने ए को क्या बोला कि ए हमारा जो है वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक। फ्लोट b इज इक्वल्स टू ए। अब b के अंदर हमने क्या स्टोर कराया? a। ठीक है। ए हमारी इंटीजर वैल्यू थी, पर ये इंटीजर वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? फ्लोट वैल्यू के अंदर। तो अब क्या होगा? जो a है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि
ए में 5 स्टोर है तो बी में क्या स्टोर होगा 5.0 यानी कि 5.0 स्टोर होगा। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे, ठीक है, मॉड्यूलो एफ कॉमा बी, तो क्या आएगा 5.000, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा डेसिमल वैल्यू के साथ। तो यही चेंज होता है हमारा किसमें, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। देखो इम्प्लिसिट में क्या हुआ, यहाँ पे टाइप चेंज करने के लिए हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ 2 वेरिएबल बनाया, उनके अंदर डेटा को चेंज कराया और ए हमारा क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया फ्लोट में। ठीक, अब देखो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है। इट इज व्हेन अ प्रोग्रामर मैनुअली कन्वर्ट्स अ वैल्यू, ठीक है। याद रखना यहाँ पे प्रोग्रामर क्या करेगा, मैनुअली किसी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। एग्जाम्पल फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 9.7। फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल फ्लोट का है हमारा, फ्लोट डेटा टाइप का, इसके अंदर हमने 9.7 स्टोर कराया। अब आई एन टी बी इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ ए, ठीक है, सिर्फ इसकी जो इंटीजर वैल्यू है हम उसको बी के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए की टाइप कास्टिंग होगी, यानी कि ए जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर वैल्यू में और बी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट एफ मॉड्यूलो डी बी, जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमने ए की वैल्यू दी थी 9.7, बट यहाँ पे प्रिंट क्या होके आएगा 9, क्योंकि बी में सिर्फ ए का इंटीजर वैल्यू स्टोर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या तरीका होता है इम्प्लिसिट में और क्या तरीका होता है एक्सप्लिसिट में और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के, ठीक है। तो इनका 2 मार्क्स में आपको हो सकता है डिफरेंसेस लिखने को आ जाए, तो आप एक एक प्रोग्राम के एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, डिफाइंस विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर विद डिफरेंट प्रेसिडेंस। मतलब क्या है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है, कौन से ऑपरेटर को आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है, और कौन से ऑपरेटर को आप बाद में सॉल्व करोगे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसका कम प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, जिसमें हर एक ऑपरेटर का अलग अलग प्रेसिडेंस होता है। एग्जांपल अगर आप देखो तो 10 + 20 × 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आप पहले 10 + 20 करो फिर मल्टीप्लाई करो 7 से, या 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो फिर उसमें 10 ऐड करो, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपने बचपन में मैथमेटिक्स से पढ़ी होगी, तो वहाँ पे बॉड मास रूल काम करता है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, देन डी से आपका डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से आता था बॉड मास रूल में, ठीक है। तो जो सबसे पहले आप उसको सबसे पहले सॉल्व करते हो, तो सेम उसी तरीके से उसी बॉड मास रूल्स के बेसिस पे यहाँ पे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बनाई गई है, ठीक है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी, ब्रैकेट्स की, ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, ठीक है। सेकंड पे क्या है हमारा, प्लस माइनस नॉट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड पे हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, फोर्थ पे हमारा प्लस माइनस, फिफ्थ पे हमारा शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, 6 पे लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू, मतलब ये बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, तो सबकी प्रेसिडेंस यहाँ पे लिखी हुई है प्रेसिडेंस टेबल में, ठीक है। आप चाहो तो इस टेबल को याद कर सकते हो, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना होगा उनको, तो ब्रैकेट्स वगैरह ऐड कर देंगे या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐड कर देंगे, दैट्स इट। इससे बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को नहीं देंगे एग्जाम में। ओके, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई थर्ड नंबर पे है और प्लस और माइनस किस पे है, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो क्योंकि इसकी हाईएस्ट है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 20 होगा 140, फिर एडिशन होगा 10 के साथ, दैट विल बी 150, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेप्स हैं, ये इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली काम करता है किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की, ठीक है, कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। It is used when any two or more than two operator of same precedence appear in an expression। देखो भाई, अब आप बोलोगे कि सर जैसे कि आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताया, ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस की प्रेसिडेंस कम है, तो आपने पहले मल्टीप्लाई किया फिर आपने इसमें ऐड कर दिया। बट अगर ऐसा हो कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाए या यहाँ पे भी प्लस हो जाए, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है। मतलब अगर सेम प्रेसिडेंस के अलग अलग ऑपरेटर किसी एक एक्सप्रेशन में आ गए, तो उस केस में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, ये डिफाइन करता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 10 / 5 मॉड्यूलो 2। देखो अब डिवाइड और मॉड्यूलो सेम प्रेसिडेंस के हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पे डिवाइड भी है और मॉड्यूलो भी है। अब आप पहले किसको सॉल्व करोगे,
ठीक, तो क्या करते हैं हम हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, जब भी हम मॉड्यूलो और डिवीजन वाले बेसिकली ऑपरेशंस पे फंसते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो पहले क्या होगा, 100/5 होगा, फिर 20 आएगा और 20 मॉड्यूलो 2 उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है एसोसिएटिविटी का। यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं और उनके एसोसिएटिविटी रूल लिखी हुई है कि आप किस ऑपरेटर के साथ किधर से किधर साइड को करोगे सॉल्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट है तो लेफ्ट टू राइट जा सकते हो आप। मल्टीप्लाई है, सॉरी एक्सपोनेंट है तो राइट टू लेफ्ट जा सकते हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो लेफ्ट टू राइट जाओगे आप। मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो और है तो फिर आप लेफ्ट टू राइट, सबके लिए आप लेफ्ट टू राइट मोस्टली जाओगे। और फिर लास्ट में जो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनमें राइट टू लेफ्ट आप जाते हो। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये टेबल वगैरह लिखने को आपको नहीं आएगी एग्जाम में। और यकीन मानो 90% क्वेश्चंस या 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लेफ्ट टू राइट ही एसोसिएटिविटी काम करेगी। ठीक है, बाकी आपको सीखना है तो आप यहाँ पे टेबल के थ्रू रेफरेंस ले सकते हो, और आप और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो तो और भी ज़्यादा सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और अभी क्लियर करना चाहूँगा कि मैं एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो यूनिट 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ही यूनिट 5 खत्म हो जाएगी तो आइदर यूनिट 5 के एंड में मैं क्वेश्चंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज अगर टाइम बचा तो हम उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा, उसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में से एग्जाम में आएगा, 99% चांसेस हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट क्या होता है, used to execute a block of code only if a specified condition is true। सो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को तभी एग्जीक्यूट करता है जब जो भी कंडीशन हमारी इफ के अंदर लिखी हुई है वो ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटेक्स क्या है, इफ, फिर इन ब्रैकेट हम क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड का जो भी लॉजिक है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अंदर नहीं जाएगा हमारा कंपाइलर, बाहर से अगले लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एग्जांपल हम देखें यहाँ पे तो int num is equals to 10। ठीक है, नंबर में हमने एक मतलब नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने वैल्यू डाली 10। अब क्या होगा, इफ num इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है, num जो है वो हमारा 0 से ग्रेटर है, तो उस केस में प्रिंटफ क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो अभी हमने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा है, अदरवाइज एल्स में हम प्रिंट करा सकते हैं कि नेगेटिव नंबर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट, यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन केस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे किसी एक केस को एग्जीक्यूट करता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, सिंटेक्स की बात करें तो स्विच, फिर पैरेंथेसिस में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हम केस की अलग अलग वैल्यू लिखते हैं। केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 1 के अंदर हम एक कोड लिखेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे, फिर केस वैल्यू 2 के अंदर हम एक कोड लिखेंगे, फिर हम ब्रेक कर देंगे, फिर डिफॉल्ट में हम एक कोड डालेंगे कि अगर कोई भी केस हमारा रन नहीं करता है तो डिफॉल्ट वाला केस रन कर जाए। ठीक है, और फिर हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे स्विच का सिंटेक्स होता है। आप एक एग्जाम्पल देखो तब आपको समझ में आएगा कि स्विच किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है int डे इज इक्वल्स टू 2। डे जो है, डे की वैल्यू है 2। ठीक है, स्विच डे, अब यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट यूज किया और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या दी, डे, यानी कि डे की वैल्यू 2 है, तो मतलब इसके अंदर अगर आप सोचो एक बार तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, वैसे तो हम वेरिएबल ही लिखते हैं बट यहाँ पे 2 आप मान लीजिए। तो क्या होगा, केस 1 प्रिंटफ मंडे ब्रेक। अगर जो हमारा सेकेंड डे ऑफ वीक है, ठीक है, डे इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जो सेकेंड डे ऑफ वीक है वो अगर मंडे है, केस 1 अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, केस 2 पे जाएगा, प्रिंटफ ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे है, अब ट्यूसडे है, ट्यूसडे प्रिंट करेगा, ब्रेक कर देगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नीचे आएगा, केस 3 चेक करेगा, केस 3 भी ट्रू नहीं है, नीचे आएगा, डिफॉल्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करा देगा, इनवैलिड प्रिंट करा देगा। ठीक है, बट यहाँ पे डे इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है तो केस 2 के अंदर जो वैल्यू है हमारी ट्यूसडे वो प्रिंट हो जाएगी और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी बाहर आ जाओगे आप लूप के। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करता है।
ठीक है। स्विच स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, जो 7 डेज ऑफ वीक वाला क्वेश्चन है। आप उसको एक बार प्रिपेयर कर लेना स्विच स्टेटमेंट पे और एक बार रन करके देख लेना, एग्जाम में आएगा तो वही आएगा, अदरवाइज स्विच के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज इनसाइड अनदर इफ एल्स इट वर्क्स एज नेस्टेड इफ एल्स। मतलब कि जब हम कोई इफ एल्स स्टेटमेंट को इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। int marks इज इक्वल्स टू 85। हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और इसके अंदर वैल्यू क्या डाली हमने, 85, ठीक है। तो अब क्या होगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85, अगर मार्क्स जो है, जो मार्क्स की वैल्यू है वो 85 से ग्रेटर है तो हम अंदर जाएंगे इफ के, ठीक। अब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रू नहीं होगी क्योंकि मार्क्स की वैल्यू 85 है, 85 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे एल्स बॉक्स का जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो आउटपुट है वो आउटपुट गलत होगा, यहाँ पे फेल आउटपुट आएगा अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू है 85, यहाँ पे हमने कंपेयर किया ग्रेटर देन 85। अगर आप ग्रेटर देन 85 कंपेयर करोगे तो 85 से ग्रेटर नहीं है, तो इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सीधा एल्स एग्जीक्यूट होगा और फेल आ जाएगा, ठीक। बट हमने यहाँ पे इक्वल्स टू अब ऐड कर दिया है, तो अब क्या होगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। क्यों? क्योंकि मार्क्स की वैल्यू 85 है। अब ये ट्रू हो गई तो इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर एक और इफ लगा हुआ है। ये इफ क्या कह रहा है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर 80 के बराबर है या 80 से ज्यादा मार्क्स हैं तो उस केस में क्या प्रिंट करो, एक्सीलेंट, ठीक है। तो मार्क्स 85 है तो एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 81 होता या 82 होता तो क्या होता, एल्स प्रिंट गुड, प्रिंट गुड प्रिंट हो जाता, मतलब 80 से कम नंबर होते हैं तो गुड प्रिंट हो जाता है, ठीक है। एल्स प्रिंट क्या होता, फेल। तो ये हमारा कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ एल्स इस तरीके से काम करता है। एक इफ के अंदर आप एक और इफ एल्स यूज कर सकते हो, इस इफ के अंदर आप अगेन इफ एल्स यूज कर सकते हो, फिर उसके अंदर आप फिर से यूज कर सकते हो। तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स है जिसमें आप इफ के अंदर इफ यूज करते हो, ठीक। समझ आ गया? आप एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ के ब्रैकेट के अंदर हमने इफ एल्स कोड लिखा हुआ है, वैसे ही एल्स के ब्रैकेट के अंदर आप अगेन इफ एल्स कोड को लिख सकते हो अगर आपको किसी कंडीशन को कंपेयर करना है तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे। अ स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्विच, सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी स्विच स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है तो उसको नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब इफ के अंदर इफ मतलब नेस्टेड इफ, स्विच के अंदर स्विच मतलब नेस्टेड स्विच। इसी तरीके से हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और जितने भी लूप्स हैं अभी हम लोग आगे वो भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप्स और नेस्टेड स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर नेस्टेड स्विच में, हम इंटीजर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, हमने एक वेरिएबल बनाया ग्रेड जिसके अंदर हमने कैरेक्टर स्टोर किया क्या, ए, और सब्जेक्ट नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया, इसके अंदर क्या स्टोर किया हमने, 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्विच ग्रेड, अब ग्रेड स्विच होगा, केस ए क्या है, स्विच सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट लगा, इसके अंदर पहला केस, पहले केस के अंदर अगेन स्विच स्टेटमेंट लगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हो रहा है, जैसे प्रीवियस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे इफ़ था, फिर इफ़ के अंदर फिर से इफ़ कंडीशन थी और एल्स कंडीशन थी, फिर बाहर आया तो आपको एल्स मिला, ठीक है। मतलब इफ़ के अंदर आप इफ़ लोड कर रहे हो, अब इसके अंदर आप फिर से इफ़ लोड कर सकते हो। तो नेस्टेड इस तरीके से काम करता है। सेम स्विच में वही चीज़ है, स्विच है, केस है, अब केस के अंदर फिर से स्विच है और स्विच के अंदर अगेन केसेस हैं। अब इन केस के अंदर अगेन आप स्विच को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। तो हायर चांसेस हैं कि एग्जाम में आपसे स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा तो मैंने आपको बता दिया है, आपको 7 डेज वाला पढ़ लेना है, वही है मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला जो आपको कॉलेजेस में लिखाया जाता है, वही कोड आएगा, तो आप वही पढ़ लेना, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, मैथ्स। क्यों आउटपुट मैथ्स आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रिंट करना है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स, इसलिए मैथ्स प्रिंट
हो रहा है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ब्रेक बेसिकली ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है कि अगर ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई तो उसके बाद आप ब्रेक करके बाहर आ जाओ, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बाकी ब्रेक वगैरह, कंटिन्यू, गो टू, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स हम लोग आगे देखने वाले हैं अगली यूनिट में। सो फिलहाल आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्विच और नेस्टेड स्विच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। स्विच में हम डायरेक्टली केसेस लिखते हैं। अगर आप इतना कंसीडर करो, ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। स्विच है, फिर अंदर केसेस हैं 2, ठीक। और अगर यहाँ से आप कम पूरा देखोगे, ठीक है, तो स्विच यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा एक सिंगल स्विच नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट है जिसके अंदर स्विच है, फिर केस है, फिर उसके अंदर एक और स्विच है, फिर अगेन एक और केस है, और फिर आखिर में आप आउटपुट देख सकते हो। सो इस तरीके से हमारा नेस्टेड स्विच काम करता है, इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आप चाहो तो नेस्टेड इफ एल्स की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। आप 3 वेरिएबल्स को, ठीक है, 3 वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यूज डालना और फिर कंपेयर करना कि कौन सा तीनों में ग्रेटेस्ट है, कौन सेकंड पे है और कौन सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके भी ये कर सकते हो, आप बिना नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करे भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके एक बार खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।